भारत की इकोनॉमिक स्टोरी की बात करें तो दिमाग में क्या आता है? मुंबई, बैंगलोर, ऊंची ऊंची इमारतें, है ना? लेकिन असली कहानी, देश की असली आर्थिक धड़कन आज भी शहरों में नहीं बल्कि इसके गांवों में बसती है। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। हम समझेंगे कि ग्रामीण विकास में क्या चुनौतियां हैं, किसानों को पैसा कहाँ से मिलता है, बाजार में उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और सबसे जरूरी आगे का रास्ता क्या है। तो भारत के विकास को समझने के लिए हमें शुरू करना होगा वहीं से जहां महात्मा गांधी के मुताबिक असली प्रगति शुरू होती है, शहरों से नहीं, गांवों से। और देखिए, गांधी जी की कही ये बात आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी तब थी, क्योंकि ये एक सीधी सी बात है। देश की तरक्की सीधे सीधे इसके गांवों की खुशहाली से जुड़ी हुई है। और ऐसा क्यों है? ये आंकड़ा देखिए, आज भी भारत की 2/3 आबादी, जी हाँ 2/3 पॉपुलेशन, अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर निर्भर है। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो जाहिर है, जब हम रूरल डेवलपमेंट या ग्रामीण विकास की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ खेतीबाड़ी नहीं है। नहीं, ये एक पूरा पैकेज है। इसमें लोगों की पढ़ाई और सेहत, जमीन से जुड़े सुधार, बिजली, पानी, सड़कें जैसी बुनियादी सुविधाएं और हाँ, गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करना, ये सब कुछ शामिल है। अच्छा, अब आते हैं एक किसान की जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पर, और वो है पैसा, यानी सही समय पर और सही शर्तों पर कर्ज मिलना। सोचिए, बीज बोने से लेकर फसल कटने तक महीनों का लंबा इंतजार होता है। इस दौरान किसानों को सिर्फ खेत के लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवार को चलाने के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में कर्ज एक लाइफलाइन, एक जीवन रेखा की तरह काम करता है। लेकिन यही कर्ज अगर गलत हाथों से लिया जाए तो एक खतरनाक जाल भी बन सकता है। और सालों तक यही होता रहा। किसान अक्सर स्थानीय साहूकारों के जाल में फंसे रहते थे। ऊंचा ब्याज, खातों में हेरफेर और एक कभी न खत्म होने वाला कर्ज का चक्र। इसी दुष्चक्र को तोड़ने के लिए एक फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, यानी सरकार और बैंकों की एक संगठित प्रणाली सामने आई। अब ये बदलाव एक दिन में तो आया नहीं, ये दशकों लंबा सफर रहा है। इसकी शुरुआत हुई 1969 में, जब बैंकों के जरिए गांव तक पैसा पहुंचाने की कोशिश हुई। फिर 1982 में नाबार्ड जैसा एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बना और 90 के दशक में एक असली गेम चेंजर सामने आया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या एसएचजीज, ये जमीनी स्तर का एक कमाल का आइडिया था। सोचिए, कुछ लोग, खासकर महिलाएं, मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं, हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करती हैं और फिर उसी जमा हुए पैसे से एक दूसरे को जरूरत पड़ने पर कम ब्याज पर लोन देती हैं। इसने तो जैसे कर्ज लेने के पूरे सिस्टम में ही क्रांति ला दी। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है केरल का कुदुम्बश्री प्रोग्राम। 1995 में शुरू हुआ ये कार्यक्रम आज महिलाओं द्वारा चलाया जाने वाला एशिया का सबसे बड़ा इनफॉर्मल बैंक बन चुका है। ये दिखाता है कि जब लोग साथ मिलकर काम करते हैं तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। और इसका असर कितना बड़ा है, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 6 करोड़। 2019 तक लगभग 6 करोड़ महिलाएं पूरे भारत में इन एसएचजीज का हिस्सा थीं। ये संख्या दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। ये अपने आप में फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की एक अविश्वसनीय कहानी है। तो चलिए, किसान ने कर्ज ले लिया, फसल भी उगा ली, लेकिन लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होती। असल में ये तो बस आधी जंग है। अगली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है अपनी मेहनत की उपज को सही दाम पर बेचना। पुराने सिस्टम में किसानों के लिए बाजार एक माया जाल की तरह था। कहाँ बेचें, सही दाम क्या है, कुछ पता नहीं। वजन और नाप तौल में हेराफेरी, कीमत से मनमानी कटौती, ये सब आम बात थी। और बेचारे किसान के पास अपनी फसल को स्टोर करने की भी कोई जगह नहीं होती थी ताकि वो बेहतर कीमत का इंतजार कर सके। और ये स्टोरेज वाली समस्या कितनी गंभीर है, इसका अंदाज़ा इस आंकड़े से लगाइए। आज भी 10% से ज्यादा खेती की पैदावार सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाती है क्योंकि हमारे पास उसे ढंग से रखने के लिए गोदाम या कोल्ड स्टोरेज नहीं है। सोचिए, कितनी बड़ी बर्बादी है ये। तो इस बाजार के मायाजाल को सुलझाने के लिए सरकार ने एक 4 तरफा रणनीति अपनाई। पहला कदम, बाजारों को रेगुलेट करना ताकि पारदर्शी मंडियां बन सके। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, सड़कें, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज। तीसरा,
किसानों को मिलकर अपनी उपज बेचने के लिए प्रोत्साहित करना, जिसे कोऑपरेटिव मार्केटिंग कहते हैं। और चौथा और सबसे अहम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी जैसी नीतियां लाना, ताकि किसानों को उनकी फसल का कम से कम एक तय दाम तो मिल ही जाए। और इन सब का मकसद क्या है? कुछ ऐसा बनाना, एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट जहां किसान और खरीदार दोनों के लिए एक फेयर डील हो, जहां किसान को उसकी मेहनत का सही फल मिले। अब तो और भी नए नए मॉडल सामने आ रहे हैं, जैसे पंजाब में अपनी मंडी या आंध्र प्रदेश में रायथू बाजार। यहाँ किसान बिचौलियों को हटाकर सीधे हम जैसे ग्राहकों को अपनी उपज बेच सकते हैं। जाहिर है, इससे उनकी कमाई भी बढ़ती है। तो इतने सारे सुधार हुए, इतनी कोशिशें हुई, लेकिन सवाल ये है कि ज़मीनी हकीकत क्या है? ये सिस्टम कितना कामयाब रहा और कहाँ-कहाँ कमियां रह गईं? चलिए इसका एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन करते हैं। तस्वीर मिली-जुली है। सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि देश में फूड सिक्योरिटी हासिल हुई, मतलब अब खाने की कमी नहीं है। ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आज भी लोन डिफ़ॉल्ट के मामले बहुत ज़्यादा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और बाजार में प्राइवेट ट्रेडर्स का दबदबा बना हुआ है। तो अगर हम फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम का रिपोर्ट कार्ड देखें तो हाँ, इसने ग्रीन रेवोल्यूशन को मुमकिन बनाया, लाखों किसानों तक पैसा पहुंचाया और साहूकारों की मनमानी पर रोक लगाई। ये सब प्लस पॉइंट्स हैं, लेकिन ये सिस्टम लोन चुकाने का कल्चर बनाने में नाकाम रहा और आज भी बहुत से ग्रामीण परिवार इसकी पहुंच से बाहर हैं। मतलब काम तो हुआ है, पर मंजिल अभी दूर है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? गांवों में रहने वालों की आमदनी को स्थायी तौर पर कैसे बढ़ाया जाए? चलिए अब भविष्य की ओर देखते हैं। इसका एक बहुत बड़ा जवाब है, डाइवर्सिफिकेशन। अब ये क्या है? आसान भाषा में कहें तो सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखना। मतलब किसान सिर्फ पारंपरिक फसलों पर ही निर्भर न रहें, बल्कि खेती से जुड़ी दूसरी चीजों में भी हाथ आजमाएं, जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन या मछली पालन। इससे रिस्क भी कम होता है और कमाई के नए रास्ते भी खुलते हैं। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर रुकते हैं। आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे नए नए मॉडल्स आ रहे हैं, तो क्या ये नए तरीके छोटे किसानों को सच में ताकत देंगे या उनके लिए नई चुनौतियां खड़ी कर देंगे? भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भविष्य शायद इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है।